नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात उस सवाल की जो पूरे देश में लोगों के मन में है, जिस मुद्दे को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मुद्दा है कृषि कानून की वापसी की शुरुआत हो गई है, लेकिन सरकार के इसी फैसले की वजह से क्या किसान आंदोलन को नई ऑक्सीजन मिल गई है? सवाल बड़ा है, क्योंकि अब किसान संगठनों ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद 6 नई शर्तें सरकार के सामने रखी। आपने आंदोलन को नई धार और रफ्तार देने का पूरा प्लान बना लिया है। किसान संगठन अब आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने की तैयारी कर चुके हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय किसान संगठनों को आंदोलन में शामिल किया गया है। 26 नवंबर को दुनिया भर में प्रोटेस्ट होगा। भारतीय दूतावास से लेकर धर्मस्थलों के बाहर विरोध प्रदर्शन होगा। तो देश में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदर्शन होंगे। सरल शब्दों में समझिए, मोदी सरकार के फैसले के बाद भी आंदोलनकारी अपनी नई 6 मांगों पर अड़ गए। तो क्या यूपी और पंजाब चुनाव तक किसान आंदोलन जारी रहेगा? क्या किसानों की मांग जायज है या फिर आंदोलनकारी किसान जिद पर अड़े हुए? एमएसपी नहीं, एमएसपी नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमने पहली कैबिनेट में उसको पूरा किया है औपचारिकताओं को, और पार्लियामेंट सेशन में भी हम इसको प्राथमिकता के आधार पर लाएंगे। एमएसपी का एक बड़ा सवाल अभी है, और जो किसान हमारे शहीद हुए उनका एक बड़ा सवाल है। इसकी वजह से देश का किसान लूटा गया, गरीब होता रहा, कर्जे में डूबता रहा और खुदकुशी करता रहा है। वो पार्टी वोट लेना चाहे उसका स्वागत है। हाँ, धोखाधड़ी लोग बात करने वालों से सावधान। कोई प्रोग्राम में परिवर्तन नहीं किया। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखो, जो बाकी इश्यूज हैं उन पे वो मीटिंग बुलाएं और उनका समाधान करें। गुस्सा इस चीज के लिए, बाकी चीजों केसों के लिए, एमएसपी के लिए, कि वो चीजें भी हल की जाएं। सबसे पहले 25 नवंबर को दक्षिण भारत यानी हैदराबाद में एक महाधरने का आयोजन होगा। दक्षिण भारत में किसान आंदोलन और किसान हितों की आवाज बुलंद की जाएगी। सर छोटू राम जयंती जो आज है, इस जयंती को किसान मजदूर संघर्ष दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाएगा। 26 नवंबर को देश भर में प्रदर्शन होंगे। दिल्ली से दूर राज्यों की राजधानी में ट्रैक्टर रैलियां निकाली जाएंगी। संसद सत्र के दौरान 500 किसान ट्रैक्टरों से दिल्ली कूच करेंगे। बड़ी बात यह है कि एनआरआई और अंतर्राष्ट्रीय किसान संगठनों की मदद से दुनिया भर में प्रदर्शन होंगे। फ्रांस, इंग्लैंड में भी आप लोगों ने कहा है कि प्रदर्शन करेंगे एम्बेसीज पे, वो भी होगा। अब भाई जो कुछ कह रखा वो होगा। हमारी बात मायने क्यों नहीं लेते ये क्यों अपनी? लेकिन आपको नहीं लगता कि जब कृषि कानून वापस हो गया तो देश में, पूरी दुनिया में इस तरीके से करने तो करने कोई सरकार के लोग तो कहें कि ये गलत है, ये मिल रहे नहीं। हम आपको किसानों की 6 मांगों के बारे में आगे बताएंगे। उससे पहले समझिए संयुक्त किसान मोर्चे का अंतर्राष्ट्रीय प्लान क्या है। प्लान के मुताबिक ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड और अमेरिका में बड़े स्तर पर अलग अलग तारीख को प्रदर्शन करने की योजना है। 26 नवंबर को लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन होगा। 26 नवंबर को ही कनाडा में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन होगा। 30 नवंबर को ही फ्रांस के पेरिस में आंदोलनकारी किसान कृषि कानूनों पर अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। 4 दिसंबर को कैलिफोर्निया में बड़ी रैली का आयोजन होगा। इसी दिन न्यूयॉर्क में सिटी मार्च निकालने का प्लान है। तो सेंट जोस गुरुद्वारा में स्मरणोत्सव और मोमबत्ती जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 5 दिसंबर को नीदरलैंड में और 8 दिसंबर को ऑस्ट्रिया के वियना समेत कई और मुल्कों में विरोध प्रदर्शन होगा। अब सवाल यही है कि 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन करके संयुक्त किसान मोर्चा क्या चाहता है।
क्या दुनिया भर में प्रदर्शन से किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलेगी? संयुक्त किसान मोर्चा का कहना यही है कि लखनऊ में हुई महापंचायत बड़ी कामयाबी है। जब तक सरकार किसानों की मांगे नहीं मानेगी, आंदोलन जारी रहेगा। इसके आंदोलन के चलते हमारा 700 के करीब साथियों शहादत दी। हमारा ऊपर कितना ना किया जुल्म हुआ, कितना ना कितना बदनाम हुआ, मगर किसान पीछे नहीं हटा। किसान ने ऐलान किया था हमारा 700 कॉमरेड शहीद हुआ, 60,000 भी होगा तब हम नहीं जाएंगे जब तक हमारा जीत नहीं होगा। मैंने एक बार बार बोली, मैंने कहा भाई देखो ये 3 कानून तो मर चुके हैं। ये बात मैं पिछले 6 महीने से बोल रहा हूं। फिर हमारे साथी पूछते थे जी कानून मर गए तो हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं? मैं कहता था भाई कानून तो मर गए लेकिन डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है, डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। मैं वायदा करता हूं मेरे दोस्तों, पंजाब जैसे पहले इस आंदोलन में था, भले हमारे कानून रद्द हो गए, एमएसपी की गारंटी की लड़ाई बाकी है, उसी तरह आपसे सबके साथ रहेंगे। आंदोलन कर रहे किसान सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो अगले साल 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के दौरान मतदाताओं से बीजेपी को दंडित करने की अपील करेंगे। साफ है, कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसानों की घर वापसी नहीं होगी। आज तक ब्यूरो। तो इस रिपोर्ट से आप सरकार की तरफ जो किसानों का रुख है उसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम आपको दिखा रहे हैं किसान वर्सेस केंद्र, ये तनातनी भी खत्म नहीं हुई है। किसान अड़े हुए हैं या फिर उनकी मांगे जायज है, ये सरकार को तय करना है, आगे का रास्ता बनाना है। समाधान अभी आखिर कितना दूर है इस पूरे मामले में यही तय करेगा कि किसान आने वाले वक्त में क्या रुख अपनाते हैं। इसी के साथ यूपी चुनाव तक अगर ये आंदोलन चलता है तो उसका कैसा असर होगा, कैसे वो संभालेंगे इसे। अगली बात जो किसान वर्सेस केंद्र में है कि दुनिया भर में आखिर प्रदर्शन क्यों? 26 नवंबर को जब संविधान दिवस है, ऐसे दिन क्या विश्व भर में विरोध करना सही ठहराया जा सकता है? केंद्र के पास आखिर क्या विकल्प बचते हैं? एमएसपी गारंटी कानून के साथ साथ 5 अन्य मांगे हैं जो सरकार को भेज दी है चिट्ठी के जरिए किसानों ने। तो मुद्दा अभी गरमाया हुआ है और परेशानी यहाँ पर खत्म होती हुई सरकार की दिख नहीं रही है। लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं कि किसानों की तरफ से एक चेहरा जो लगातार शुरू से इस पूरे आंदोलन में आगे रहा, वो है भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और नेता राकेश टिकैत का। जाट समुदाय से आते हैं, बड़े बड़े जाट पंचायत उन्होंने किए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर कैसे मामला गरमा रहा है, और इसी के साथ ये जो अंतर्राष्ट्रीय विरोध की बात है 26 नवंबर को, इन सब पर हमारे सहयोगी ने राकेश टिकैत से बात की। सुनिए। सर, कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें मुहर लगा दी गई है, अब ये लोकसभा में जाएगा, आप क्या कहेंगे? और ठीक है, बनता खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, खत्म हो जाना। हाँ, तो अब आप ये बताएं कि अब आपकी और कौन सी मांग है जो आप सर? 2-3 चीजें अभी हैं। ये आंदोलन खत्म करने में जो नुकसान हुआ, नुकसान जो हमारे परिवार के लोग गए, 750 किसानों की शहादत यहाँ पे हुई, उनका कंपनसेशन है। उनकी जो जगह दे के एक स्मारक हम उनका बनाना चाहते हैं, वो भारत सरकार दे। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है देश में, पहले से उठता हुआ आ रहा, वो इस आंदोलन का हिस्सा है, उसको लागू करे, उस पर कानून बनावे। ये बातचीत की नहीं है कि बातचीत इस पे चलती रहे, कमेटी जो बन रही है। अरे बात करें तो वे मिल तो रही नहीं, तो आप लोग यहाँ से हटने के बारे में क्या? हटने का क्यों करे? पहले हटा रहे, पहले बात करवाए, हटा रहे। कौन चले जाएगा बिना बात करे किसी से? भाई किसी के घर पाए, मेल मिलाप होगा, गले मिलेंगे, मिलाई लेंगे, किसी का बारात आई, ब्याह आया, लड्डू की थैली लेकर जाएंगे, ये जाएंगे क्या? वैसे ही कोई आए और वैसे ही भाग के बिना ही मिलाए चले जाते हैं क्या? तो आए तो सरकार मिले तो। अच्छा, आप लोगों ने अभी जो वो ट्रैक्टर रैली की बात कही है, वो 29 तारीख में, तो अब आपको लगता है कि अब वो होगी? चलो, अब ये इनका फैसला आ गया। अब 27 तारीख में हमारी मीटिंग है मोर्चे की, उसमें हम तय करेंगे। इसमें पूरे जो भी मोर्चा होगा वो तय करेगा। कई जगहों पर फ्रांस, इंग्लैंड में भी आप लोगों ने कहा है कि प्रदर्शन करेंगे एम्बेसीज पे, वो भी होगा? अब भाई जो कुछ कह रखा वो होगा, हमारी बात मायने क्यों नहीं लेते ये? ये क्यों अपनी? लेकिन आपको नहीं लगता कि जब कृषि कानून वापस हो गया तो देश में, पूरी दुनिया में इस तरीके से करने तो करने कोई सरकार के लोग तो कहें कि ये गलत है, ये मिल रहे नहीं।
नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप इसके कि मतलब पूरी दुनिया में अगर आप किसी एम्बेसी के बाहर विदेश में अगर कर रहे हैं ऐसा कि अपने देश में किसी चीज को लेकर आप विरोध पे, तो उससे नहीं आपको लगता कि देश की प्रतिष्ठा की अगर बातचीत करना चाह रहे, सरकार बात कर ले तो आप ये वापस भी ले सकते हैं? मतलब अरे बात तो कर ला, हमारी 27 तारीख की मीटिंग है, सरकार अपना बातचीत का एक टाइम तो बना ले। हमें कहाँ एम्बेसी वाले मिल रहे, वहाँ वाले मिल रहे, हमें यहाँ वाले तो मिल नहीं रहे, वहाँ वाले। आप लोगों ने पूरी दुनिया में प्रदर्शन की तो बात की, प्रदर्शन तो सब सारी दुनिया में हो ही रहा, उसको हम क्या कर ले। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर। सकते हैं ये राकेश टिकैत जी हैं, जिनका कहना है कि 27 तारीख की जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है और कई सारी जो फैसले हुए वो किसान नेता मिलकर 27 तारीख को लेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति भी वहीं पर तय की जाएगी। कैमरामैन मनिन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो कृषि कानूनों की वापसी का सरकार का फैसला तो मामले को सुलझाने के लिए लिया गया था, लेकिन अब आपने राकेश टिकैत की बात सुनी, किस तरह से मामला और उलझता जा रहा है। इसमें हम आपको जरा दिखा देते हैं किसान आंदोलन पार्ट 2। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद क्या स्थिति है। सरकार ने यू टर्न लिया, लेकिन दूसरी मांगों पर अब किसान अड़ गए हैं, जिनमें 6 मांगे हैं। एमएसपी गारंटी कानून सबसे बड़ी मांग है। इसके बाद कानून वापसी पर सरकार मुहर लगा रही, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, बिल पेश होगा, राष्ट्रपति की मुहर लगेगी। घर वापसी को लेकिन किसान तैयार नहीं दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं टेबल पे आइए, बातचीत कीजिए। एमएसपी गारंटी कानून से लेकर चाहे वो पराली जलाने पर जो सजा का प्रावधान है उसको खत्म करने की बात हो, या फिर 700 750 शहीदों के लिए स्मारक, उनके परिवारों को मुआवजा देने की बात है। बहुत सारी मांगे हैं किसानों की, वो अड़े हुए हैं इन सबको लेकर। कुल 6 मांगे हैं। अगला जो मुद्दा है, सरकार किसानों के मुद्दे पर घिर गई है। लगातार अब इस मुद्दे पर उनको विपक्ष भी घेर रहा है। चुनावों तक आंदोलन जारी रहेगा अगर इस स्टैंड के साथ किसान आगे बढ़ते हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि बातचीत होती है तो हम हो सकता है समझौते की तरफ बढ़े। अब आइए आपको दिखाते हैं इसी मुद्दे पर कैसे विपक्ष मोदी सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहा है। तीनों कृषि कानून आज मोदी सरकार के गले की फांस बना हुआ है। कानून वापसी पर मोदी कैबिनेट की मुहर लग गई, लेकिन किसान संगठन और विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं। सबसे पहले सुनिए सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानूनों की वापसी के रोड मैप पर क्या बड़ा बयान आया। कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। इधर कैबिनेट पर मुहर लगी, उधर विपक्ष ने जोरदार प्रहार किया। पटना में लालू यादव ने मोर्चा संभाला तो यूपी में किसानों के नाम पर अखिलेश यादव ने बड़ा चुनावी दांव चल दिया। वहीं कांग्रेस तीनों कृषि कानूनों को लेकर पहले दिन से हमलावर है। ये लंबा समय पर शहादत दिया किसानों ने, मजदूरों ने, हम लोगों ने, सब लोगों ने समर्थन दिया, हाथों किया। आज किसानों की जीत हुई है और नरेंद्र मोदी की हार हो गई। अहंकार की हार हुई है। अगर पहले ये कर दिया था, ये ज्ञान उनको आ जाते तो हमारे 1 साल किसानों को इतना दिक्कत, इतना मुसीबत ना सामना करना पड़ती और 700 से 750 किसानों की जान गंवाने की जरूरत नहीं होती। आपने कुछ सीखा क्या? अगर आपने संसद में उस दिन लोगों की बातें सुनी होती, बुलडोज ना किया होता, तो आपकी इतनी फजीहत ना होती। क्या क्या कहा आपने किसानों को? खालिस्तानी, पाकिस्तानी, स्पॉन्सर्ड है, फलाना है, ढिमकाना है। उसका भी मूल्यांकन करेंगे, उसके लिए भी तो एक माफी बनती है ना। किसानों का सगा कौन और किसानों को किसने ठगा, अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इसी मुद्दे पर जुबानी जंग जारी है। आज अखिलेश यादव ने आंदोलन के दौरान जीवन खोने वाले किसानों के परिवारों को 25-25 लाख देने का वादा किया है। अगले साल चुनाव है और चुनाव से पहले जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है वो किसान ही है। विपक्ष का आरोप है कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के फैसले के पीछे
चुनाव में हार का डर है, वहीं बीजेपी इसे किसान के हित में लिया गया फैसला बता रही है। सुनिए कानून वापसी का ऐलान करते वक्त पीएम मोदी ने क्या कहा था। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। हमारी तपस्या। प्रधानमंत्री मोदी ने देश से माफी मांगी थी, लेकिन ये माफी भी किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए काफी साबित नहीं हुई। हाँ, किसानों को लेकर सियासत तेज जरूर हो गई। आज तक ब्यूरो। इस रिपोर्ट से आप आधी बातें समझे, अब आधी बात आप अगली रिपोर्ट से समझेंगे, क्योंकि सवाल यही है कि क्या एमएसपी कानून पर सरकार मान जाएगी? क्या चुनावों के मद्देनजर जो 5 राज्यों में अगले साल होने वाले हैं, सरकार पर अब ये दबाव बन गया है कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी से मामला नहीं सुलझेगा? आपको अगर सुलझाना है, आंदोलन खत्म कराना है, तो एमएसपी गारंटी कानून के बारे में सोचना ही होगा। हम आपको बताते हैं जो 3 राज्य हैं जहां पर 314 सीटें हैं, चुनाव का किसान फैक्टर क्या है, इससे आप समझ पाएंगे कि आखिर कौन सी सीटें हैं जहां पर किसान का वोट निर्णायक हो सकता है। और इसी वजह से सरकार का इतना बड़ा यू टर्न आपने देखा है। उत्तर प्रदेश जहां पर पूरी ताकत झोंक रही है सरकार, वहां पे 210 सीटें ऐसी हैं जहां पर किसानों का वोट, अन्नदाता का वोट निर्णायक साबित होता है, जीत या हार का मामला बन सकता है। वैसे ही पंजाब में 77 सीटें ऐसी हैं जहां पर किसान का मतदान ये तय कर सकता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। उत्तराखंड की 27 ऐसी सीटें हैं। तो 3 राज्यों में आपने देखा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जहां पर इतनी भारी संख्या में सीटें हैं जहां पर किसान वोटर और उसकी सोच लगभग ये तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी। अब आइए आपको दिखाते हैं क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमएसपी गारंटी कानून के लिए मांग सकते हैं। मानेंगे अगर ये पूरा एमएसपी की जो मांग है ये क्या है, इसको भी समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। किसान आंदोलन और केंद्र सरकार के बीच नए टकराव को समझने के लिए सबसे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रखी गई 6 नई मांगे और शर्तों को समझिए। नंबर 1, देश के हर किसान को अपनी पूरी फसल पर कम से कम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी मिले। नंबर 2, सरकार के प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-2021 का ड्राफ्ट वापस लिया जाए। नंबर 3, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अधिनियम 2021 में किसानों को सजा देने के प्रावधान हटाए जाए। नंबर 4, आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए, सभी केसों को तत्काल वापस लिया जाए। नंबर 5, लखीमपुर खीरी हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी। नंबर 6, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था। किसानों की मांग का सबसे पेचीदा और अहम मुद्दा एमएसपी की गारंटी है। वही एमएसपी की गारंटी जो अब किसान संगठन सरकार से हर कीमत पर मनवाना चाहते हैं। सरल शब्दों में समझे तो एमएसपी वो मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी उपज खरीदती है। असल में एमएसपी किसानों के लिए सुरक्षा कवच जैसी है। एमएसपी को आप एक उदाहरण से समझिए। किसानों ने गेहूं की फसल बोई और अगर गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ, ऐसे में पूर्ति ज्यादा होने की वजह से गेहूं का बाजार भाव कम हो जाएगा। लिहाजा किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार एमएसपी निर्धारित करती है। उसी मूल्य पर किसानों से खरीद की जाती है, यानी किसानों को नुकसान से बचाया जाता है। अभी सरकार 23 फसलों पर एमएसपी निर्धारित करती है। ये साल में 2 बार होता है, रबी और खरीफ की फसल बोने से पहले। सरकार का दावा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान जारी रहेगा।
लेकिन किसान कानूनी गारंटी चाहते हैं, यानी जिन फसलों की एमएसपी निर्धारित हो गई उन फसलों को कोई भी नीचे दाम पर नहीं खरीद सकता। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क है, आपको बताते हैं। एमएसपी के पक्ष में तर्क नंबर 1, किसानों को उपज के मूल्य में आने वाले उतार चढ़ाव से सुरक्षित बनाता है, क्योंकि किसान पूर्व घोषित मूल्य पर सरकार को अपनी उपज बेच सकते हैं। नंबर 2, किसानों को अपनी उपज का निश्चित मूल्य प्राप्त होता है, जिससे वो गरीबी के दुष्चक्र से काफी हद तक बाहर आने में सफल होते हैं। नंबर 3, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा से किसानों को दलालों के शोषण से मुक्ति मिलती है, क्योंकि अब किसान सीधे अपनी उपज को सरकार को बेच सकते हैं। नंबर 4, एमएसपी पर किसानों की खरीदी गई उपज सरकार द्वारा पीडीएस योजना के तहत वितरित की जाती है। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य के विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, नंबर 1, एमएसपी की अवधारणा मुक्त बाजार के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार सीधे बाजार में हस्तक्षेप करती है। नंबर 2, देश के तकरीबन 40% किसान एमएसपी की अवधारणा से परिचित नहीं है, जिससे वो इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। नंबर 3, 2015 की शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में सिर्फ 6% किसान एमएसपी का लाभ उठा पाते हैं। ये हरियाणा और पंजाब के वही किसान हैं जो धान और गेहूं उपजाते हैं। एमएसपी पर सरकार द्वारा की जा रही मौजूदा खरीद को भंडारण की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में एमएसपी पर खरीद की गई उपज गोदामों में बर्बाद हो रही है, यानी टैक्स पेयर का पैसा पानी में बह रहा है। एमएसपी के पक्ष और विपक्ष में तमाम तरह के तर्क हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या एमएसपी ही समाधान है या फिर बातचीत से कोई और रास्ता निकल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। 3 कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल के सदस्य अनिल घनवट किसान संगठनों की नई मांग का खुलकर विरोध कर रहे हैं। कृषि के जानकार अनिल घनवट की माने तो एमएसपी की गारंटी देश को दिवालिया करने का प्लान है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स एमएसपी की गारंटी में कोई खामी नहीं देखते, यानी एमएसपी की गारंटी को लेकर अगर चर्चा होगी कोई नया रास्ता निकलेगा। क्या एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी सिर्फ और सिर्फ घाटे का सौदा है? इसे लेकर 2 तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसा मुमकिन है, लेकिन एमएसपी की गारंटी का एक तरीका तैयार करना होगा। हालांकि कृषि कानूनों का अध्ययन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के सदस्य अनिल घनवट एमएसपी की कानूनी गारंटी को देश की इकोनॉमी का भट्टा बिठाने वाला बता रहे हैं। एमएसपी को कानूनी जामा पहनाओ, ऐसी मांग सामने आ रही है। हम एमएसपी के खिलाफ नहीं है, एमएसपी तो होनी चाहिए, लेकिन कुछ हद तक। जो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट हो रहा है, जितनी भी फसल किसान उगाए उतनी गवर्नमेंट लेगा, तो उसके दुष्परिणाम आज अपना देश भुगत रहा है। देश का किसान, इसकी वजह से देश का किसान लूटा गया, गरीब होता रहा, कर्जे में डूबता रहा और खुदकुशी करता रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ जानकार मानते हैं कि सरकार को किसानों से संवाद करना चाहिए। संवाद से ही कोई आगे का रास्ता निकलेगा। अब उसके आगे जो बात चल रही है, अगर वो अनरीजनेबल स्टैंड लेते हैं, उन बातों को मानने के बाद भी इस आंदोलन को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ये तो लोगों की कोर्ट है ना, वो डिसाइड करेगी। इलेक्शन सिर पे है, इलेक्शन में फैसला हो जाएगा, लोग देख लेंगे किस तरफ जाना है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इनसे बात करनी चाहिए और बात करके, अगर वो अनरीजनेबल स्टैंड है उनका, उन बातचीत पे भी वो पोजीशन ठीक नहीं लेते और आंदोलन पे अड़े रहते हैं, तो लोगों की कोर्ट है, इलेक्शन है, उस पर फैसला हो जाएगा। तीनों कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर यही आरोप है कि बिना किसानों और एक्सपर्ट से चर्चा किए कानून बना दिया। अगर सरकार की तरफ से पूरे विषय में किसानों को भरोसे में लिया गया होता, तो आज ना तो किसान सड़कों पर होते और ना ही सरकार को कानून पर यूटर्न लेना पड़ता। मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। अब बात उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के लिए बिछती हुई बिसात की करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी की घेराबंदी करने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। पहले जयंत चौधरी, फिर संजय सिंह और कृष्णा पटेल से मुलाकात से अखिलेश यूपी में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने में जुटे हैं। चर्चा ये भी है कि क्या ओवैसी भी आएंगे अखिलेश के साथ।
किस ओर बढ़ रही है यूपी में सत्ता की सियासत? क्या छोटे दलों की मदद से अखिलेश यादव जीतेंगे यूपी? क्या पश्चिमी यूपी में आरएलडी बनेगी अखिलेश के लिए वरदान? क्या अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी का गठबंधन तय है? क्या अखिलेश और राजभर मिलकर पूर्वांचल में बीजेपी को हराएंगे? क्या यूपी में अखिलेश यादव के साथ आ सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी? क्या योगी आदित्यनाथ के पास अखिलेश के महागठबंधन की काट है? सियासत की बिसात, गठबंधन की बात। यूपी में गैर बीजेपी दलों के लिए समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी ठौर बनती जा रही है। सूबे में एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स के केंद्र में अब अखिलेश यादव है। एक दिन पहले मंगलवार को आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात से एसपी आरएलडी गठबंधन पर मुहर लग चुकी है। बस सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उस पर औपचारिक ऐलान बाकी है। और आज केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल की पार्टी अपना दल ने भी अखिलेश के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। यूपी में इस वक्त सियासत की नई बिसात बिछ रही है और अखिलेश यादव की सारी रणनीति इस बात पर फोकस हो गई है कि किसी भी तरह से यूपी से बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। ऐसे में अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में छोटे दलों के साथ मिलकर नया चुनावी समीकरण बना रहे हैं। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अब तक अलग अलग इलाकों के 5 छोटे दलों से गठजोड़ कर चुकी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अभी तक अखिलेश यादव के साथ कौन कौन आया है। सबसे ताजा गठबंधन अखिलेश ने आरएलडी के साथ किया है। ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अखिलेश यादव के साथ आ चुकी है। केशव देव मौर्य के महान दल से अखिलेश का गठबंधन हुआ है। डॉक्टर संजय सिंह चौहान की जनवादी सोशलिस्ट पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ चुकी है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने अखिलेश से गठबंधन किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार इस प्रयास में हैं कि उत्तर प्रदेश में जो छोटे दल हैं, जो डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं, जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कमजोर, पिछड़े, दलित, बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं, वो सब लोग एक मंच पे आए और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। आज हम आपको दिखाएंगे कि इन छोटे दलों के गठबंधन से अखिलेश को कहां और कैसे फायदा होने वाला है। लेकिन अभी अखिलेश यादव की तरफ और भी कई छोटे दलों का रुझान हो रहा है। अखिलेश के साथ चर्चा केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और ओवैसी की भी हो रही है। लेकिन जाटलैंड में राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी की पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने के बाद मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल और उनकी बहन पल्लवी पटेल गुट वाले अपना दल के साथ भी अखिलेश ने गठबंधन की गांठ बांध ली है। अपना दल कृष्णा पटेल गुट ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है। अखिलेश जी को लेकर हमारी जो बात हुई है वो सीटों को लेकर नहीं बात हुई है, लेकिन बात हमारी ये हुई हम लोग साथ ही एक मंच साझा करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे, मैदान में आएंगे। लगातार 3 चुनावों में हार का सामना करने के बाद अखिलेश यादव इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक जातीय समीकरण साधने में जुटे हैं, क्योंकि अपना दल और अपना दल कृष्णा गुट का प्रयागराज से लेकर सोनभद्र तक असर है। जानकार बताते हैं कि कुर्मी वोट बैंक साधने में सेंधमारी के लिए ये गठबंधन कारगर हो सकता है। सबसे पहले बात पश्चिमी यूपी की करते हैं। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद जारी किसान आंदोलन के बीच 23 नवंबर को हुई 2 युवा नेताओं की एक मुलाकात ने यूपी, खासकर वेस्टर्न यूपी में सियासी हलचल तेज कर दी। जी हां, अखिलेश यादव और आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी की मुलाकात ने हल्ला मचा दिया है।
इस दोस्ती का मकसद पश्चिमी यूपी का जाट मुस्लिम समीकरण है। पश्चिमी यूपी में 25 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर जाट मतदाताओं को निर्णायक माना जाता है। पश्चिमी यूपी में 29% मुस्लिम वोटर्स हैं। जाट, मुस्लिम और यादव वोटों के एक साथ आने का मतलब इनमें से तमाम सीटों पर एक तरफा जीत होगी। देखिए, समाजवादी पार्टी से लगातार भारतीय जनता पार्टी घबराई है। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ राजभर जी आते हैं तो बीजेपी बौखला जाती है। कल जब राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात करते हैं और संकेत देते हैं कि साथ साथ आगे बढ़ेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी पहले बौखलाई थी, अब पगला गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है उत्तर प्रदेश से। पहले भी ये लोग इकट्ठा हो चुके, कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी ये सब इकट्ठा हो चुके हैं। लेकिन हमारी लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो 50+1 की लड़ाई है। हम 50% से अधिक समर्थन जुटाने के लिए हमारी पार्टी मेहनत कर रही है। काम भी हमने किया है, नेता भी हमारे पास है, नीयत भी हमारी अच्छी है और नीति भी हमारी अच्छी है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी करीब करीब फाइनल हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी 36 सीटें आरएलडी को देने पर राजी है। समाजवादी पार्टी के करीब आधा दर्जन नेता आरएलडी के टिकट पर लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी ने डिप्टी सीएम पद मांगा है। अखिलेश और जयंत की अभी एक राउंड की बातचीत और होगी। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में एसपी, बीएसपी, आरएलडी के महागठबंधन के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ था और वजह थी 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे, जिसने आरएलडी के जाट प्लस मुस्लिम समीकरण को ध्वस्त कर दिया। जबकि 2017 में भी पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने बाजी मारी थी। आपको बता दें कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की कुल 136 सीटों में से बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 20 सीटें, कांग्रेस ने 2 और बीएसपी ने 3 और आरएलडी ने 1 सीट जीती थी। लेकिन इस बार किसान आंदोलन के चलते सियासत की फिजा बदली हुई नजर आ रही है और जाटलैंड में जयंत चौधरी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। आशीष श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और पूर्वांचल में ओपी राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन करके बीजेपी को हराने का दम भर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने भी पूर्वांचल में अपनी पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि योगी और मोदी दोनों के संसदीय क्षेत्र पूर्वांचल में आते हैं और योगी अपने विकास की जबरदस्त ब्रांडिंग कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश के साथ आम आदमी पार्टी भी आने को तैयार है। वही आम आदमी पार्टी जो यूपी में 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा अखिलेश के साथ जुड़े राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी को भी अखिलेश के साथ आने का निमंत्रण दे दिया है। पूर्वांचल में अखिलेश के साथ सबसे बड़ा नाम ओम प्रकाश राजभर का जुड़ा है, क्योंकि ओपी राजभर साल 2017 में बीजेपी के साथ थे और इस बार अखिलेश के साथ गठबंधन कर चुके हैं और बीजेपी पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। फर्जी सब भाजपा वाले देखिए, भाजपा मुसलमान, कब्रिस्तान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये इतना निकाल दीजिए तो ये लोग के पास कुछ बोले के हो नहीं। ये तो खुदा है, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने मुसलमानों को दामाद बना के रखे हैं। खुदा ये लोग, प्रवीण तोगड़िया अपनी बहन की शादी मुसलमान से, मुरली मनोहर जोशी को ले लीजिए, जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं सब तो दामाद बना के रखे हैं। ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर के हैं और आसपास के जिलों में राजभर जाति का अच्छा वोट बैंक है। साल 2017 के चुनाव में उसे 8 में से 4 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन राजभर के टूटने से बीजेपी का भी पूरा फोकस पूर्वांचल में है। सियासी दल ये समझ चुके हैं कि पूर्वांचल यूपी में सियासत की बादशाहत तय करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सनसनी क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिला गोरखपुर दोनों पूर्वांचल से ही आते हैं।
लेकिन राजभर कह रहे हैं कि उन्होंने अखिलेश को सीटों पर बिना बातचीत किए समर्थन किया है, क्योंकि उनका एक ही मकसद है, बीजेपी को हराना। हम बिना सीट का समर्थन किए हैं। कोई सीट की शर्त नहीं, हमको सीट का कोई शर्त नहीं है। हमारा शर्त बस इतना है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है, भारतीय संविधान को बचाना है और पिछड़े दलित के आरक्षण को बचाना है। इसी पर हम अखिलेश जी के साथ गए हैं। बीजेपी को हराने के लिए कैसे छोटे दल भी एकजुट हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात भी बहुत कुछ संदेश दे रही है। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई और इसके बाद आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्त कराना है। एक ऐसा शासन जहां पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, एक ऐसा शासन जहां पर किसानों को कुचला गया, एक ऐसा शासन जहां पर बेरोजगारों को लाठियां मिली और मुकदमे मिले। इस शासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने के लिए कुछ कॉमन एजेंडा पे रणनीतिक चर्चा हुई है अखिलेश यादव जी के साथ और इस दिशा में बात आगे बढ़ी। इस बार यूपी में ओवैसी भी जमकर दहाड़ रहे हैं और कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद सीएए को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं और सीएम योगी ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट बता रहे हैं। और हम मुतालबा करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी कायम बात बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखना, हम खुद आएंगे यहाँ पर। हम मुतालबा करते हैं कि सीएए का कानून वापस लिया जाए। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। ऐसे में जहां ओवैसी बीजेपी के टारगेट पर है, इस बीच राजभर की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी और अखिलेश साथ आ सकते हैं, लेकिन ओवैसी को 100 सीटों पर लड़ने की डिमांड को छोड़ना होगा। हमारा प्रयास है जो लोग बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हैं वो 100 सीट का सपना ना देखें, वो 10 सीट लड़ें। 100 सीट कौन देगा इस धरती पर। तो हमारा प्रयास है कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो उनकी हैसियत है, अब ओम प्रकाश राजभर के पास राजभर 2% ना हो। ये राजभर जी ने बयान दिया है, राजभर जी ही इसका जवाब देंगे। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हरदोई में शायद आप लोगों से ही बात करते करते इस बात को साफ किया था कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यूपी में जीत के लिए जिस तरह से अखिलेश कुनबा बढ़ाने में लगे हुए हैं, चाचा शिवपाल के साथ भी गठबंधन की बात अभी चल ही रही है। लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव 100 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। हो सकता है कि आगे चलकर मामला सेटल हो जाए। ऐसे में बीजेपी समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है। हम राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, वो परिवारवाद में विश्वास करते हैं। हम सबका साथ में विश्वास करते हैं, वो वोट बैंक पर विश्वास करते हैं। मेरी जाति, मेरा वर्ग, इससे बाहर नहीं, इसी को जोड़ो। हम राष्ट्रवाद पटेल गांधी को याद करते हैं और उनको आज भी जिंदा याद आता है। समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों को जोड़ रही है। तो अब आपको बताते हैं कि यूपी में बीजेपी के साथ कौन कौन है। बीजेपी का अपना दल सोनेलाल से पुराना गठबंधन है। इसकी नेता अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं। बीजेपी का निषाद पार्टी से भी समझौता है। बिंद और नोनिया जैसी पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली निषाद पार्टी का आधार भी पूर्वांचल में ही है। बीजेपी ने केवट रामधनी बिंद की भारतीय मानव समाज पार्टी, चंद्रमा वनवासी की मुसहर आंदोलन मंच गरीब पार्टी, बाबूलाल राजभर की शोषित समाज पार्टी, कृष्ण गोपाल सिंह कश्यप की मानव वहित पार्टी, भीम राजभर की भारतीय सुहेल देव जनता पार्टी, चंदन सिंह चौहान की पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी और महेंद्र प्रजापति की भारतीय समता समाज पार्टी से
अपना गठबंधन कर रखा है। यूपी में 2022 के चुनाव की जंग दिन ब दिन तेज होती जा रही है। बीजेपी ने सबसे तगड़ी बिसात पूर्वांचल में ही बिछाई है। पूरा खेल वोट बैंक का है, जातियों के समीकरण का है। आज तक ब्यूरो